इंट्रोडक्शन ऑफ दीनदयाल उपाध्याय आपके दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी का एक ऐसा टॉपिक है जो सभी संकाय के विद्यार्थियों को अनिवार्य रूप से पढ़ना पड़ता है और इसका परीक्षा भी सभी संकाय के छात्रों को देना पड़ता है, चाहे आप बीए कर रहे हो या बीएससी कर रहे हो या बीकॉम कर रहे हो। तो अगर आपके फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर का कोर्स कोड HIS 106 है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। गहराई नहीं जान पाओगे हमारी इरादों में समंदर समाया है, कि गहराई नहीं जान पाओगे हमारी इरादों में पूरा समंदर समाया है। ये एटीट्यूड हमें दान में नहीं मिला, ये हमने मेहनत से कमाया है। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना राहुल सर स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल साइंस बाय राहुल सर PCB में। आज फिर से आपके करियर से रिलेटेड एक पावरफुल वीडियो लेकर आपके बीच उपस्थित हूं, जिसमें हम दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी के एक ऐसे कंपलसरी टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो सभी संकाय के छात्रों को अनिवार्य रूप से पढ़ना पड़ता है। तो आज हम इस वीडियो में फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी छात्र छात्राएं दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी गोरखपुर से अपनी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उनके कंपलसरी सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन ऑफ दीनदयाल उपाध्याय से जुड़ी जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, उन सबको एक एक करके विस्तार पूर्वक आंसर के साथ समझने का प्रयास करेंगे। तो जिन भाई बंधुओं के इंट्रोडक्शन ऑफ दीनदयाल उपाध्याय का कोर्स कोड HIS 106 है तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है, क्योंकि आज हम इस वीडियो में इंट्रोडक्शन ऑफ दीनदयाल उपाध्याय से जुड़ी जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं उन सबको एक एक करके बताने का प्रयास करेंगे। अगर आप इसके पीछे वाला वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर तुरंत देखें, क्योंकि हमने उसमें इंट्रोडक्शन ऑफ दीनदयाल उपाध्याय से जुड़ी जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनका जीवन परिचय क्या है, उनके फैमिली बैकग्राउंड क्या है, उनका शिक्षा दीक्षा का स्तर क्या है, इन सब के बारे में जितने भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं उसको हमने उस वीडियो के माध्यम से आपके दिलो दिमाग तक पहुंचाने का प्रयास किया है। तो अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर तुरंत देखें। इंट्रोडक्शन ऑफ दीनदयाल उपाध्याय आपके दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी का एक ऐसा टॉपिक है जो सभी संकाय के विद्यार्थियों को अनिवार्य रूप से पढ़ना पड़ता है और इसका परीक्षा भी सभी संकाय के छात्रों को देना पड़ता है, चाहे आप बीए कर रहे हो या बीएससी कर रहे हो या बीकॉम कर रहे हो। तो अब हम लोग पंडित दीनदयाल उपाध्याय से जुड़ी जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उन सबको एक एक करके आंसर के साथ समझने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ दिनों पश्चात होने वाले एग्जाम में काफ़ी सहूलियत मिलेगी। तो आपके दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी के इंट्रोडक्शन ऑफ दीनदयाल उपाध्याय का सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म कब हुआ था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म कब हुआ था तो आपका आंसर हो जाएगा 25 सितंबर 1916 ईस्वी में। आंसर क्या हो जाएगा, 25 सितंबर 1916 ईस्वी में किसका जन्म हुआ था, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म हुआ था। दूसरा प्रश्न है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म कहाँ हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था और इनका जन्म कहाँ हुआ था, ये दोनों क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछते रहते हैं। कब हुआ था तो 25 सितंबर 1916 में, और कहाँ हुआ था तो नगला चंद्रभान गाँव में। आंसर क्या हो जाएगा, नगला चंद्रभान गांव है जो उत्तर प्रदेश के मथुरा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, मथुरा जिला में, और गांव का नाम क्या है, नगला चंद्रभान। तो ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछते रहता है। तीसरा प्रश्न है, उपाध्याय जी की मृत्यु कब हुई थी। मतलब दीनदयाल उपाध्याय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का शॉर्टकट नाम हम बोल रहे हैं उपाध्याय, तो उपाध्याय जी की मृत्यु कब हुई थी तो आपका आंसर हो जाएगा 11 फरवरी 1968 ईस्वी में। जन्म हुआ था 25 सितंबर 1916 में और मृत्यु हुआ था 11 फरवरी 1968 में। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, उपाध्याय जी की मृत्यु कहाँ हुई थी। उपाध्याय जी की मृत्यु कहाँ हुई थी तो आपका आंसर हो जाएगा मुगल सराय में। मुगल सराय नाम सुने होंगे आप लोग, मुगल सराय स्टेशन
तो मुगल सराय स्टेशन पे ही इनका मृत्यु हुआ था। इसी के वजह से मुगल सराय स्टेशन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन रख दिया गया। तो इनका मृत्यु हुआ था 11 फरवरी 1968 में। और कहाँ पे हुआ था? तो मुगल सराय स्टेशन पे हुआ था। मुगल सराय कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, उपाध्याय जी की राजनीतिक संबंध किस पार्टी से था? उपाध्याय जी किस राजनीतिक पार्टी के सदस्य थे? तो आपका आंसर हो जाएगा भारतीय जनसंघ पार्टी। किस पार्टी के सदस्य थे? भारतीय जनसंघ पार्टी के, जो अभी आधुनिक समय में वो क्या बन गया है? बीजेपी बन गया है। बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। पहले क्या था? भारतीय जनसंघ पार्टी उसका नाम था, उसी के ये सदस्य थे। अभी वो क्या बन गया है? बीजेपी बन गया है, भारतीय जनता पार्टी बन गया है। तो ऑप्शन में आपका बीजेपी दे सकता है, या भाजपा दे सकता है, या भारतीय जनसंघ दे सकता है। तीनों में से कोई भी ऑप्शन देगा वही आपका आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, उपाध्याय जी किस धर्म से ताल्लुक़ रखते थे? इसका मतलब कि उपाध्याय जी किस धर्म के थे? तो आपका आंसर हो जाएगा हिंदू धर्म के। किस धर्म से थे वो? हिंदू धर्म से। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, दीनदयाल उपाध्याय के पिता का क्या नाम था? दीनदयाल उपाध्याय के पिता का क्या नाम था? यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। उनके माता का नाम, उनके पिता का नाम, उनका जन्म स्थान, उनका मृत्यु स्थान, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब एग्जाम में हमेशा पूछते रहते हैं। तो दीनदयाल उपाध्याय के पिता का क्या नाम था? भगवती प्रसाद। पिता का नाम क्या था? भगवती प्रसाद उपाध्याय। किसके पिता का नाम? दीनदयाल उपाध्याय के पिता का नाम। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, दीनदयाल उपाध्याय के माता का क्या नाम था? दीनदयाल उपाध्याय के माता का क्या नाम था? तो आपका आंसर हो जाएगा राम प्यारी देवी। पिता का नाम भगवती प्रसाद उपाध्याय, माता का नाम राम प्यारी देवी। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, उपाध्याय जी के भाई का क्या नाम था? उपाध्याय जी के भाई का क्या नाम था? आपका आंसर हो जाएगा शिवदयाल। भाई का क्या नाम था? शिवदयाल उपाध्याय कह सकते हैं या शिवदयाल कह सकते हैं, दोनों आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, दीनदयाल उपाध्याय के बहन का क्या नाम था? दीनदयाल उपाध्याय जी के बहन का क्या नाम था? तो आपका आंसर हो जाएगा रमा देवी। बहन का क्या नाम था? रमा देवी। बहन का नाम रमा देवी, भाई का नाम शिवदयाल, माता का नाम राम प्यारी देवी, पिता का नाम भगवती प्रसाद। तो ये सब 4-5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमेशा एग्जाम में पूछते रहते हैं। अगला प्रश्न है 11 नंबर, भगवती प्रसाद उपाध्याय क्या काम करते थे? भगवती प्रसाद उपाध्याय का मतलब कौन? उपाध्याय जी के पिता का नाम है। तो उपाध्याय जी के पिताजी किस पद पे कार्य करते थे? सहायक स्टेशन मास्टर के पद पे। किस पद पे कार्यरत थे? सहायक स्टेशन मास्टर के पद पे। कौन? उपाध्याय जी के पिताजी। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, उपाध्याय जी के नाना का क्या नाम था? उपाध्याय जी के नाना का क्या नाम था? तो आपका आंसर हो जाएगा चुन्नीलाल शुक्ल। आंसर क्या हो जाएगा? चुन्नीलाल शुक्ल। किनका नाम था? उपाध्याय जी के नाना का नाम था। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, उपाध्याय जी का ननिहाल कहाँ था? उपाध्याय जी का ननिहाल कहाँ था, मतलब उनके नाना का घर कहाँ था? तो आपका आंसर हो जाएगा गुड़की मंडई। गांव का नाम क्या था? गुड़की मंडई। गुड़की मंडई गांव का नाम था, और यह है कहाँ? तो आगरा जिला में है। आगरा जिला में फतेहपुर सीकरी के पास। फतेहपुर सीकरी।
अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, रामप्यारी देवी की मृत्यु कब हुई थी? रामप्यारी देवी मतलब कौन? उपाध्याय जी के माता का नाम है रामप्यारी देवी। तो रामप्यारी देवी की मृत्यु कब हुई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा 8 अगस्त 1924 ईस्वी में। 8 अगस्त 1924 ईस्वी में। अब इसमें आपको क्वेश्चन दे सकता है कि किसके वजह से उनके माता का मृत्यु हुआ। तो कारण क्या था? क्षय रोग। क्षय रोग का मतलब होता है टीबी। टीबी मतलब ट्यूबरकुलोसिस। तो क्षय रोग के कारण 8 अगस्त 1924 ईस्वी को रामप्यारी देवी मतलब उपाध्याय जी के माता का मृत्यु हुआ था। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, चुन्नीलाल शुक्ला की मृत्यु कब हुई थी? यहाँ पे हम शॉर्टकट में लिखे हैं चुन्नीलाल शुक्ला की मृत्यु। आप समझदार हैं, ग्रेजुएशन में आ गए हैं, समझ जाएंगे। तो चुन्नीलाल शुक्ला की मृत्यु मतलब उनके नाना का मृत्यु कब हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा 1926 ईस्वी में। चुन्नीलाल शुक्ला कौन थे? उपाध्याय जी के नाना जी थे और उनके मृत्यु कब हुआ था? 1926 ईस्वी में। ये क्या काम करते थे? ये भी सहायक स्टेशन मास्टर के पद पर कार्यरत थे। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, भाई शिवदयाल की मृत्यु कब हुई थी? उपाध्याय जी का जो भाई का नाम था शिवदयाल, उनकी मृत्यु कब हुई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा 18 नवंबर 1934 ईस्वी में। 18 नवंबर 1934 ईस्वी में किसका मृत्यु हुआ था? उपाध्याय जी के भाई का नाम था क्या? शिवदयाल, उनका मृत्यु हुआ था। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, उपाध्याय जी के नानी की मृत्यु कब हुई थी? उनके नानी की मृत्यु कब हुई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा 1935 ईस्वी में। नानी की मृत्यु कब हुई थी? 1935 ईस्वी में। और उनके मामी का मृत्यु पूछेगा तो 1931 ईस्वी में। यहाँ लिख लेते हैं। मामी की मृत्यु कब हुआ था? 1931 ईस्वी में। तो आप सोच रहे होंगे कि इंट्रोडक्शन ऑफ दीनदयाल उपाध्याय के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो उनके नाना नानी, उनके मामा मामी के बारे में हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? तो उनके नाना नानी और मामा मामी के बारे में जानकारी इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि उनका जितना भी पालन पोषण का प्रक्रिया था वो सब कुछ उनके ननिहाल में ही हुआ था, उनके मामा मामी के द्वारा ही हुआ था। इसलिए उनसे जुड़ी जितनी भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सब कुछ आपको बताने का प्रयास किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, उपाध्याय जी मैट्रिक की परीक्षा कब पास किए? उपाध्याय जी मैट्रिक की परीक्षा कहाँ से पास किए थे? दीनदयाल उपाध्याय जी मैट्रिक की परीक्षा कहाँ से पास किए थे? तो आपका आंसर हो जाएगा कल्याण हाई स्कूल राजस्थान से। कल्याण हाई स्कूल राजस्थान में है, वहाँ से ये क्या किए थे? मैट्रिक की परीक्षा पास किए थे। कौन? उपाध्याय जी। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, दीनदयाल उपाध्याय इंटरमीडिएट की परीक्षा कहाँ से पास किए थे? इंटरमीडिएट की परीक्षा कहाँ से दिए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा पिलानी से 1937 ईस्वी में। उन्नीस सौ 1937 में ये इंटरमीडिएट की परीक्षा पास किए। कहाँ से? पिलानी से। पिलानी जगह का नाम है, वहाँ से ये इंटरमीडिएट की परीक्षा पास किए थे। और मैट्रिक कहाँ से किए थे? कल्याण हाई स्कूल से, जो राजस्थान में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, बीए की परीक्षा कहाँ से दिए थे? उपाध्याय जी बीए की परीक्षा कहाँ से पास किए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सनातन धर्म कॉलेज कानपुर में से। सनातन धर्म कॉलेज कहाँ है? ये कानपुर में। और इसी में क्वेश्चन पूछ दे कि बीए की परीक्षा कब पास किए थे? तो 1939 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, उपाध्याय जी एमए की परीक्षा कहाँ से पास किए? उपाध्याय जी एमए की परीक्षा कहाँ से पास किए थे? तो आपका आंसर हो जाएगा सेंट जॉन्स कॉलेज आगरा से। सेंट जॉन्स कॉलेज आगरा से क्या किए थे? एमए की परीक्षा पास किए थे। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, बीटी की परीक्षा कहाँ से दिए थे?
बीटी की परीक्षा कहाँ से दिए थे उपाध्याय जी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1941 में प्रयागराज से। बीटी की परीक्षा कहाँ से दिए थे? प्रयागराज, जो अभी प्रयागराज कहला रहा है, पहले इलाहाबाद कहलाता था, तो इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया है। तो प्रयागराज से ये क्या किए थे? बीटी की परीक्षा दिए थे 1941 ईस्वी में। और एमए की परीक्षा कहाँ से दिए थे? सेंट जॉन्स कॉलेज आगरा से दिए थे। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, किसकी प्रेरणा से वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े? उपाध्याय जी किसकी प्रेरणा से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े? तो आपका आंसर हो जाएगा बालूजी महासब्दे, जो उनके सहपाठी थे। बालूजी महासब्दे कौन थे? ये सहपाठी थे। सहपाठी का मतलब होता है क्लासमेट, साथ साथ पढ़ने वाले को हम लोग सहपाठी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा 27 सितंबर 1925 ईस्वी में। कब हुई थी? 27 सितंबर 1925 ईस्वी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक कौन थे? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा डॉक्टर केशव दयाल बलिराम हेडवेगर। डॉक्टर केशव बलिराम हेडवेगर। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो सकता है, क्योंकि कभी कभी ऑप्शन में केवल हेडवेगर दे सकता है, कभी कभी क्वेश्चन में क्या दे सकता है? हेडगेवार दे सकता है, और कभी कभी डॉक्टर केशव बलिराम दे सकता है। तो दोनों आपको ध्यान रखना है। पूरा नाम क्या हुआ? डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार, और शॉर्ट नाम क्या हो जाएगा? हेडगेवार। तो दोनों आपको ध्यान रखना है। किसका संस्थापक थे वे? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, भारतीय जनसंघ की स्थापना कब हुई थी? भारतीय जनसंघ की स्थापना कब हुई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा 21 अक्टूबर 1951 ईस्वी में। अक्टूबर 1951 ईस्वी में किसकी स्थापना हुई थी? भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? भारतीय जनसंघ की जो स्थापना हुई थी 21 अक्टूबर 1951 ईस्वी में, उसके संस्थापक कौन थे? मतलब उसकी स्थापना कौन किए थे? ये भी क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछते रहता है, तो इसको भी आपको तैयार कर लेना है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, भारतीय जनसंघ का प्रथम अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था? भारतीय जनसंघ का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था, प्रथम सम्मेलन हुआ था, वह कहाँ हुआ था और कब हुआ था? इसी में दो क्वेश्चन है, कब हुआ था और कहाँ हुआ था, मतलब स्थान भी बताना है और सन भी बताना है। तो आपका आंसर हो जाएगा 1952 ईस्वी में, और स्थान कहाँ था? कानपुर। कानपुर में 1952। अगर स्थान पूछा जाएगा तो कहाँ हुआ था? कानपुर में। सन पूछा जाएगा तो 1952 ईस्वी में। क्या हुआ था 1952 में? भारतीय जनसंघ का प्रथम अधिवेशन हुआ था, जिसके मेंबर कौन थे? पंडित दीनदयाल उपाध्याय। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, अगर मुझे 2 दीनदयाल मिल जाए तो मैं भारतीय राजनीति का नक्शा बदल दूं, यह किसका कथन है? इस क्वेश्चन को 2 तरीका से पूछा जा सकता है। पहला तरीका तो ये हो सकता है कि अगर मुझे 2 दीनदयाल मिल जाए तो मैं भारतीय राजनीति की नक्शा ही बदल दूं, यह किसका कथन है? ये एक तरीका हो गया। और दूसरा तरीका क्या पूछ सकता है कि यह किसने कहा है कि अगर मुझे 2 दीनदयाल मिल जाए तो मैं भारतीय राजनीति की नक्शा ही बदल दूं। तो 2 तरीका से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दोनों का आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी।
आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं कौन? तो ये हैं भारतीय जनसंघ के संस्थापक। भारतीय जनसंघ के स्थापना करने वाले व्यक्ति यही हैं, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ये क्या बोलते हैं कि अगर मुझे 2 दीनदयाल मिल जाए तो मैं पूरे भारतीय राजनीति का नक्शा बदल दूंगा। ये बात उन्होंने कब कहा? तो ये बात उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के कार्य कुशलता को देखते हुए, उनके कार्य क्षमता को देखते हुए ये उन्होंने बोला था कि अगर मुझे 2 दीनदयाल मिल जाए तो मैं भारतीय राजनीति की नक्शा बदल दूंगा। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर। उपाध्याय जी के मृत्यु के बाद उनका शव कहाँ पाया गया? मुगल सराय स्टेशन पर, खंभा नंबर 1276 के पास। कहाँ पे शव मिला था उनका? पहचान के लिए खंभा नंबर 1276। ये पहचान के लिए बताया गया है। रेलवे प्लेटफॉर्म पे आप देखे होंगे खंभा बना के उस पर लिखा रहता है नंबर अलग अलग। तो 1276 नंबर खंभा था, उसी खंभा के पास उनका शव मिला। और कहाँ मिला? मुगल सराय स्टेशन पर मिला। तो इससे 2-3 क्वेश्चन आसानी से बन सकता है। एक तो उनका शव कहाँ से बरामद हुआ? मुगल सराय स्टेशन पर। पहचान के लिए पूछेगा तो कहाँ पे? 1276 नंबर खंभा के पास। और इनका मृत्यु स्थान कहाँ है? तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? मुगल सराय हो जाएगा। तो इस तरह से आपका 2-3 क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर। उपाध्याय जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से कब जुड़े? पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो हैं ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक से कब जुड़े, मतलब कब ज्वाइनिंग किए? तो आपका आंसर हो जाएगा 1937 ईस्वी में। आंसर क्या हो जाएगा? 1937 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर। उपाध्याय जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए कार्य करना कब से शुरू किया? इसका मतलब कि जुड़ गए थे वो 1937 ईस्वी में, लेकिन उस संघ के लिए कार्य करना कब से शुरू किया? तो आपका आंसर हो जाएगा 1942 ईस्वी से। मतलब कि मेंबर बन गए थे 1937 में ही, लेकिन कार्य करना कब से शुरू किए? 1942 ईस्वी से। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर। किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह रखा गया है? किस बंदरगाह का नाम बदलकर उपाध्याय जी के नाम का बंदरगाह बना दिया गया है? तो वो आंसर क्या हो जाएगा? कांदला बंदरगाह। कांदला बंदरगाह का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह रख दिया गया है। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर। किस स्टेशन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन रखा गया है? स्टेशन का भी नाम बदलकर उनके नाम पर रख दिया गया है। तो वह स्टेशन क्या था? मुगल सराय स्टेशन। पहले उसका नाम था मुगल सराय स्टेशन, लेकिन अब उसका नाम क्या पड़ गया है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन। तो आंसर क्या होगा? मुगल सराय। मुगल सराय पहले था, अब क्या बन गया? पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन बन गया। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर। उपाध्याय जी ने किस अधिवेशन में सबसे पहले भाषण दिया था? किस अधिवेशन में उपाध्याय जी ने सबसे पहले भाषण दिया था? तो आपका आंसर हो जाएगा कालीकट अधिवेशन में। सबसे पहले भाषण कब दिए थे? कालीकट अधिवेशन में। कौन? पंडित दीनदयाल उपाध्याय। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर। उपाध्याय जी के व्यक्तित्व का सबसे बड़ा आकर्षण क्या था? उपाध्याय जी के व्यक्तित्व का सबसे बड़ा आकर्षण क्या था? तो आपका आंसर हो जाएगा जमीनी स्तर पर कार्य करना और सादगीपूर्ण व्यवहार। ज़मीनी स्तर पर कार्य करना और सादगीपूर्ण व्यवहार का मतलब होता है कि वह बिल्कुल ज़मीनी स्तर पर कार्य करते थे, मतलब बिल्कुल बारीकी से
बिल्कुल घमंड में नहीं रहते थे और उनका जो व्यवहार था वह बिल्कुल सादगीपूर्ण था। बहुत ही सदा जीवन और उच्च विचार के साथ वे जीवन जीते थे। ज़्यादा दिखावा हाई फाई के चक्कर में वे नहीं रहते थे। कौन? पंडित दीनदयाल उपाध्याय। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर। उपाध्याय जी के अनुसार जनता का विचार कैसे बदलनी चाहिए? उपाध्याय जी के अनुसार जनता का विचार को कैसे बदलनी चाहिए? तो आपका आंसर हो जाएगा जन शिक्षा के माध्यम से। किस माध्यम से बदलनी चाहिए? जन शिक्षा के माध्यम से। जन शिक्षा का मतलब लोगों को शिक्षा देके, लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक करके उनके विचार को बदलना चाहिए। ये किसके अनुसार? पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर। उपाध्याय जी किस बात के पक्षधर थे? उपाध्याय जी किस बात के पक्षधर थे? पक्षधर का मतलब होता है किस बात के पक्ष में रहते थे वे। तो आपका आंसर हो जाएगा एकता की अभिव्यक्ति और भारतीय सोच। वे किस बात के पक्ष में रहते थे? तो एकता की अभिव्यक्ति और भारतीय सोच, मतलब कि वे चाहते थे कि एकता बनाकर सब लोग रहें और भारतीय सोच रखें। भारत के जो भी सोच है, भारतीय लोगों के जो संस्कृति और सभ्यता है, उसके सोच के अनुसार सभी लोगों को वे ढालना चाहते थे। कौन? पंडित दीनदयाल उपाध्याय। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर। उपाध्याय जी के जीवन पर किसके दर्शन का प्रभाव अधिक पड़ा? मतलब कि उपाध्याय जी के जीवन पर सबसे ज़्यादा प्रभाव किस व्यक्ति का पड़ा था? तो वे थे शंकराचार्य। वे सबसे ज़्यादा किससे प्रभावित थे? शंकराचार्य से। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर। उपाध्याय जी के अनुसार हिंदुत्व क्या है? उपाध्याय जी के अनुसार हिंदुत्व क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा जीवन पद्धति का नाम। उनके अनुसार एक जीवन पद्धति का नाम क्या हो जाएगा? हिंदुत्व हो जाएगा। एक जीवन पद्धति का नाम क्या हो जाएगा? हिंदुत्व। किसके अनुसार? पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर। उपाध्याय जी भारतीय जनसंघ के पद पर कब तक कार्य किए? तो आपका आंसर हो जाएगा 1967 से 1968 तक। उन्नीस ईस्वी से 1968 ईस्वी तक वे भारतीय जनसंघ के पद पर कार्यरत रहे। वे अपना कार्यभार संभालते रहे। कौन? उपाध्याय जी। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर। उपाध्याय जी की प्रमुख पत्रिकाएं कौन कौन सी हैं? उपाध्याय जी की प्रमुख पत्रिका कौन कौन सी हैं, उसका नाम बताना है। तो उपाध्याय जी ने जो जो पत्रिकाएं लिखे थे उनमें से प्रमुख पत्रिकाएं कौन कौन से हैं? राष्ट्रधर्म, पंचजन्य और स्वदेश। ये उनके प्रमुख पत्रिकाओं में से कुछ पत्रिकाएं हैं। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर। उपाध्याय जी के अनुसार धर्म का मूल सिद्धांत क्या है? उपाध्याय जी के अनुसार धर्म का मूल सिद्धांत क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा शाश्वत और सार्वभौमिक। शाश्वत और सार्वभौमिक, ये मूल सिद्धांत है किसके? उपाध्याय जी के। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर। उपाध्याय जी के अनमोल विचार क्या थे? उपाध्याय जी के अनमोल विचार क्या थे? तो आपका आंसर हो जाएगा हमारी राष्ट्रीयता का आधार भारत माता है। हमारी राष्ट्रीयता का आधार भारत माता है। अनमोल विचार क्या है उनके? हमारे राष्ट्रीयता का आधार क्या है? भारत माता है। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर। भारतीय संस्कृति के एक रूप दर्शन में एकात्मक अर्थ नीति तीसरा विकल्प बन सकता है, यह किसका कथन है? तो आपका आंसर हो जाएगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय का।
यह किसका कथन है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय का कथन है। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर। उपाध्याय जी ने किसका लक्ष्य बनाकर जीवन भर कार्य किया? मतलब कि किसका लक्ष्य बनाकर वे अपना जीवन भर कार्य करते रहे? तो आपका आंसर हो जाएगा राष्ट्र निर्माण और समाज सेवा। समाज सेवा के लिए और राष्ट्र के निर्माण के लिए वे अपने जीवन भर कार्य पर टिके रहे, अपना कार्य करते रहे। कौन? पंडित दीनदयाल उपाध्याय। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर। दीनदयाल उपाध्याय क्या थे? दीनदयाल उपाध्याय को हम लोग क्या कह सकते हैं, मतलब वे क्या थे? तो आपका आंसर हो जाएगा दार्शनिक और विचारक। मतलब कि वे दार्शनिक भी थे और विचारक भी थे। कौन? उपाध्याय जी। मतलब कि उनको हम लोग दार्शनिक भी कह सकते हैं और विचारक भी कह सकते हैं। किसको? पंडित दीनदयाल उपाध्याय को। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर। उपाध्याय जी ने लखनऊ में कब राजनीतिक सम्मेलन का आयोजन किया? लखनऊ में एक राजनीतिक सम्मेलन वे किए थे और कब किए थे, सन बताना है। तो आपका आंसर हो जाएगा 21 सितंबर 1951 ईस्वी में। सितंबर 1951 ईस्वी में लखनऊ में राजनीतिक सम्मेलन का आयोजन किए थे। कौन? पंडित दीनदयाल उपाध्याय। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर। उपाध्याय जी का उपनाम क्या था? उपाध्याय जी का उपनाम क्या था? तो आपका आंसर हो जाएगा दीना। आंसर क्या हो जाएगा? दीना। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर। राष्ट्र धर्म किस प्रकार की पत्रिका थी? राष्ट्र धर्म किस प्रकार की पत्रिका थी? तो आपका आंसर हो जाएगा प्रथम राष्ट्रीय मासिक हिंदी पत्रिका थी। प्रथम राष्ट्रीय मासिक हिंदी पत्रिका। अगला क्वेश्चन है 51 नंबर। पंचजन्य कैसी पत्रिका थी? पंचजन्य कैसी पत्रिका थी? तो आपका आंसर हो जाएगा साप्ताहिक। यहाँ कंफ्यूजन में नहीं पड़ना है। राष्ट्र धर्म कैसी पत्रिका थी? मासिक पत्रिका। लेकिन पंचजन्य कैसी पत्रिका थी? साप्ताहिक पत्रिका थी। दोनों को ध्यान रखना है, कंफ्यूजन में नहीं पड़ना है। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर। उपाध्याय जी भारतीय जनसंघ के महामंत्री कब बने? उपाध्याय जी भारतीय जनसंघ के महामंत्री कब बने? तो आपका आंसर हो जाएगा 1952 ईस्वी में। महामंत्री कब बने? 1952 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर। उपाध्याय जी के समाज के अंतिम व्यक्ति के उत्थान की अवधारणा को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा अंत्योदय के नाम से जाना जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? अंत्योदय के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर। मासिक पत्रिका राष्ट्र धर्म का प्रकाशन सबसे पहले कहां से शुरू हुआ? मासिक पत्रिका जो था, जिसका नाम था राष्ट्र धर्म, उसको सबसे पहले कहां प्रकाशित किया गया, किस स्थान पर प्रकाशित किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा लखनऊ में। आंसर क्या हो जाएगा? लखनऊ में। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर। राष्ट्र जीवन की दिशा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? राष्ट्र जीवन की दिशा नाम का जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय। आंसर क्या हो जाएगा? पंडित दीनदयाल उपाध्याय। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर। राष्ट्रधर्म प्रकाशन लिमिटेड कब स्थापित हुआ? राष्ट्रधर्म प्रकाशन लिमिटेड कब स्थापित हुआ? तो आपका आंसर हो जाएगा 1947 ईस्वी में।
आंसर क्या हो जाएगा 1947 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर, जगत गुरु शंकराचार्य किसकी रचना है? जगत गुरु शंकराचार्य किसकी रचना है? तो आपका आंसर हो जाएगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय की। शंकराचार्य के लेखक कौन है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय। अगला क्वेश्चन है 58 नंबर, धर्म अर्थ काम और मोक्ष किससे प्राप्त होता है? धर्म अर्थ काम और मोक्ष किससे प्राप्त होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा एकात्मकवाद से। एकात्मकवाद से क्या प्राप्त होता है? धर्म अर्थ काम और मोक्ष। अगला क्वेश्चन है 59 नंबर, जनसंघ सिद्धांत और नीति के लेखक कौन है? जनसंघ सिद्धांत और नीति के लेखक कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर, उपाध्याय जी ने किस उद्योग को बढ़ावा दिया? उपाध्याय जी ने किस उद्योग को बढ़ावा दिया? तो आपका आंसर हो जाएगा कुटीर उद्योग को। कुटीर उद्योग का मतलब होता है छोटे छोटे उद्योग को हम लोग कुटीर उद्योग बोलते हैं। तो कुटीर उद्योग को उन्होंने क्या किया? सबसे ज़्यादा बढ़ावा दिया। तो ये आपके इंट्रोडक्शन ऑफ दीनदयाल उपाध्याय से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके उत्तर थे। उम्मीद है कि आपको सभी प्रश्न और उसके उत्तर बढ़िया से समझ में आए होंगे और कुछ दिनों पश्चात होने वाले एग्ज़ाम में इससे आपको काफ़ी सहूलियत मिलेगी। आपके मन में अगर कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप इस तरह से और कौन से टॉपिक से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट में बताना ना भूलें। लौटेंगे बहुत ही जल्द किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।